साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कथित तौर पर एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है और एक नौजवान को मौत के घाट उतरवा दिया है। इस राम भक्त भाजपाई का नाम है दिलीप जायसवाल, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करता हूं। सन 2000 से 2001 तक मैं किशनगंज जिले का एसपी हुआ करता था। किशनगंज जिला बिहार के सीमांचल में है। सीमांचल में टोटल 4 जिले हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। इस इलाके को सीमांचल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलाका नेपाल और बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। किशनगंज जिले की 70% आबादी मुसलमानों की है और ये बिहार का अकेला जिला है जहां चाय की खेती होती है। जब मैं किशनगंज का एसपी हुआ करता था तो वहां एक टुटपुजिया नेता था, नाम था उसका दिलीप जायसवाल। जब भी मेरी गाड़ी किशनगंज की सड़कों पर निकलती थी तो ये जो दिलीप जायसवाल था ये रास्ता बदलकर भागता था, और मेरे जो बॉडीगार्ड्स थे, जो अंगरक्षक थे, वो हंसते थे, बोलते थे, देखिए सर, आपकी गाड़ी को देखकर दिलीपवा कैसे भाग रहा है। और मुझे भी हंसी छूट जाती थी। उसके बाद 20-25 साल बीत गए। ये जो दिलीपवा था ये दिलीप जायसवाल के नाम से बिहार भाजपा का, बिहार बीजेपी का एक बड़ा नेता हो गया। 1-2 साल पहले ये बिहार में मिनिस्टर भी बन गया, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, यानी कि रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स का मिनिस्टर। अब मंत्री तो नहीं रहा है लेकिन बिहार बीजेपी का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। इस दिलीप जायसवाल पर हाल में जन सुराज पार्टी ने 2 बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। पहला आरोप यह है कि दिलीप जायसवाल ने किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, और दूसरा इल्जाम यह है कि दिलीप जायसवाल ने राजेश राव नाम के एक युवक की हत्या करवा दी। अब दोनों मामले मैं आपको तफसील से बताता हूं। साथियों, किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज है, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना कांग्रेस के एक नेताजी ने की थी। नेताजी सरदार जी थे, यानी सिख थे। उनका नाम था मौलेश्वर सिंह, और मौलेश्वर सिंह को किशनगंज में जमीन मिली तो उन्होंने वहां ये मेडिकल कॉलेज खोला। इसी मौलेश्वर सिंह से मिलने एक बच्चा झा नाम का नेता आया। ये बच्चा झा भागवत झा आजाद का रिश्तेदार हुआ करता था। भागवत झा आजाद थोड़े समय के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे, वजीर आला रहे थे। बच्चा झा के साथ एक बेरोजगार लड़का भी आया था जिसका नाम था दिलीप जायसवाल। तो बच्चा झा ने मौलेश्वर सिंह से कहा कि ये जो लड़का है ये बेचारा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। तो मौलेश्वर सिंह सरदार जी थे, उनको दया आ गई। उन्होंने दिलीप जायसवाल को गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज में किरानी बना लिया, क्लर्क बना लिया, और यही दिलीप जायसवाल आगे चलकर आस्तीन का सांप निकला। दिलीप जायसवाल जो था बहुत तिकड़मबाज था। उसका दिमाग हमेशा नए नए तिकड़म सोचता रहता था। ऐसे आदमी को बिहार की भाषा में धुरफंदी कहते हैं। वो दिलीप जायसवाल धुरफंदी था, और धीरे धीरे कॉलेज में वो तरक्की पाता गया। वो फिर क्लर्क से तरक्की लेकर प्रॉक्टर बन गया, फिर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। कुछ समय बाद ये जो सरदार जी थे मौलेश्वर सिंह, इनकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया। उसके बाद जो इनके 2 बेटे थे, करतार सिंह और गुरदयाल सिंह, उन दोनों में विरासत को लेके झगड़ा शुरू हो गया। जो एक कॉमन चीज है कि जब बाप गुजरता है तो बेटे
विरासत को लेके, संपत्ति को लेके, मिल्कियत को लेकर लड़ लेते हैं। अब ये जो दिलीप जायसवाल था, ये तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। इसको लगा कि ये तो आपदा में अवसर है। और एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि दो बिल्लियां गई रोटी के झगड़े को लेके बंदर के पास, और बंदर ने दोनों बिल्लियों को मूर्ख बना के पूरी रोटी खुद खा ली और बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। तो बचपन में ये कहानी दिलीप जायसवाल ने भी बहुत गंभीरता से पढ़ी थी। उसको लगा कि दो बिल्लियों के झगड़े में पूरी रोटी मैं खा लेता हूं। तो दिलीप जायसवाल ने कुछ ऐसी चाल चली, ऐसी शतरंजी चाल चली कि करतार सिंह भी तस्वीर से बाहर हो गए, गुरदयाल सिंह भी पिक्चर से आउट हो गया और दिलीप जायसवाल उस कॉलेज के मालिक बन बैठे। तो इसी को कहते हैं घर की फूट गंवार की लूट। तो दोनों भाइयों के झगड़े में दिलीप जायसवाल ने अपनी गोटी लाल कर ली और इतना बड़ा जो माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज था उस पर कब्जा कर लिया और करोड़ों का मालिक बन बैठा। क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, उसमें कैपिटेशन फी के माध्यम से यानी पैसे लेके दाखिला होता था। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई दिलीप जायसवाल को। और वरिष्ठ राम भक्त तो ये थे ही, तो इन्होंने अपने बेटे को भी उसमें डाल दिया, रजिस्ट्रार बना दिया। इसके बेटे का नाम है इच्छित भारत, और अपनी वाइफ को भी उसमें ट्रस्टी बना दिया। तो इस तरह से इनकी जेब में चला गया ये कॉलेज। उसके बाद दिलीप जायसवाल का कद बढ़ गया जब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज उसके पॉकेट में चला गया। ये बात काफी हद तक दब गई। प्रशांत किशोर को मैं इस बात का मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में संवाददाता सम्मेलन करके उजागर किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी परिवार के भी लोग थे, जो सरदार जी थे जिनका कॉलेज दिलीप जायसवाल ने हड़प लिया, उनके परिवार के भी लोग थे। और वहां पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील है वाईवी गिरी, अब जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो भी थे। और उन्होंने कहा कि अब इन लोगों का मुकदमा मैं लड़ूंगा। ये तो कॉलेज हड़पने वाला किस्सा हुआ। दूसरा किस्सा है कि किस तरह राम भक्त दिलीप जायसवाल ने एक नौजवान का खून करवा दिया था। ये बात सन 2007 की। राजेश राव नाम का एक नौजवान था किशनगंज में। उसकी कुछ एकड़ की जमीन थी जिस पर दिलीप जायसवाल की बुरी नजर पड़ी थी। गिद्ध दृष्टि थी, जैसे गिद्ध आसमान में उड़ता रहता है वल्चर और जमीन पर पड़े मुर्दों को खोजता रहता है। तो दिलीप जायसवाल भू माफिया था, लैंड माफिया था, जमीन पर इसकी नजर रहती थी। तो इसने राजेश राव पर दबाव दिया कि भाई मुझे कौड़ी के मोल जमीन दे दो। राजेश राव राजी नहीं हुआ। तो दिलीप जायसवाल के गुंडे लोग गए, उन्होंने राजेश राव को जबरदस्ती एक बाइक पर बैठाया, उसको वहां से ले गए। उसके बाद राजेश राव की बहुत ज्यादा पिटाई हुई, इतना पीटा गया उसको कि बेचारा अधमरा हो गया। और उस हालत में उसको उसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके मालिक खुद दिलीप जायसवाल थे, यानी माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और उसके बाद परिवार वालों को खबर दी गई कि जो राजेश साहब है वो बहुत गंभीर हालत में है, क्रिटिकल हालत में है। परिवार वाले रोते धोते गए, लेकिन तब तक राजेश राव ने दम तोड़ दिया था। अब देखिए कैसे खेल शुरू होता है। इसी को कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। प्रशांत किशोर के मुताबिक उस समय किशनगंज के एसपी हुआ करते थे एम आर नायक। ये एम आर नायक को मैं जानता हूं, ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, 98 बैच का है, मुझसे 4 बैच मतलब जूनियर है। ऐसे आप ही तय करेंगे कि नायक है या खलनायक है, लेकिन नाम इसका एम आर नायक है। अब दिलीप जायसवाल एम आर नायक से मिला, उसने कहा कि ये मैंने खून करवा दिया तो इसको खत्म कीजिए मामले को। आपकी बीवी बैठी रहती है घर पर, मैं आपकी बीवी को अपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनवा देता हूं। अब एम आर नायक एसपी साहब थे किशनगंज की, उनको लगा कि अरे ये तो आपदा में अवसर वाली बात हो गई। तो एम आर नायक किशनगंज एसपी की जो बीवी थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, उसे
दिलीप जायसवाल ने फ्री में, बिना पैसे वैसे दिए, बिना कैपिटेशन फी लिए हुए अपने कॉलेज में दाखिला करा दिया। अब वो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुकी है। सोचिए, ये गेम हुआ। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने उस केस के दरोगा जी को पकड़ा, जो दरोगा जी केस का अनुसंधान कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, जिसको आईओ कहते हैं, जो दरोगा जी केस डायरी लिखते थे। उनका नाम एसके दुबे था। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अरे दुबे जी, आप भी रिटायर कीजिएगा, रिटायर करने के बाद घर पर बैठ जाइएगा, मैं आपको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज का मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी बना दूंगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, हर महीने पैसे दूंगा। अब दरोगा जी को लगा कि ये तो आपदा में अफसर वाली बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हुजूर यही होगा। तो उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे दरोगा जी एसके दुबे, वो भी चले गए दिलीप जायसवाल की पॉकेट में। अब एसपी भी आपके एक पॉकेट में है, दूसरे पॉकेट में केस का आईओ है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वो जो राजेश राव केस था, उसको इन लोगों ने राजनीतिक पैरवी करके सीआईडी के हवाले करवा दिया। सीआईडी का मतलब हुआ अपराध अनुसंधान विभाग, वो भी पुलिस की ही एक इकाई होती है। मैं खुद सीआईडी में एसपी रह चुका हूं। लेकिन सीआईडी के बारे में कहते हैं कि सीआईडी केसों का कब्रिस्तान होता है। मतलब किसी केस को यदि खत्म करना हो, लिपापोती करनी हो, दफन करना हो, तो उसको सीआईडी से कंट्रोल करवा दो, सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन करवा दो। तो इस केस को सीआईडी में ले आया गया। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने कहा भी पुलिस डिपार्टमेंट को कि इस केस की तेजी से जांच हो, लेकिन पुलिस वाले कान में तेल डाल के बैठे रहे। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने किया कुछ दिनों पहले, उसमें राजेश राव की जो मां है अमला देवी, वो आई थी, और राजेश राव की बहन रीता कुमारी भी आई थी। आप कहेंगे कि राजेश राव के पिता कहाँ गए? तो राजेश राव के पिता की सदमे में मौत हो गई। वो अपने बेटे की हत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और दुनिया से कूच कर गया। तो अमला देवी और रीता कुमारी, ये दोनों प्रशांत किशोर के संवाददाता सम्मेलन में थी, और दोनों महिलाएं इतनी दहशत में थी कि चेहरा अपना दिखा नहीं रही थी। चेहरे को उन लोगों ने छुपा रखा था, क्योंकि रास्ते भर आते समय उनको दिलीप जायसवाल के गुंडों से धमकियां मिल रही थी कि खबरदार, मीडिया से बात नहीं करनी है, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेटा के पास भेज देंगे, भाई के पास भेज देंगे। इस तरह की धमकियां मिल रही थी। अब ये भी बहुत गंभीर मामला है। ये दो बड़े गंभीर मामले लगे। और इधर परसों की बात देखिए, 18 जुलाई की बात, हमारे देश का जो नालायक प्रधानमंत्री है, जो नालायक वजीर आजम है, नरेंद्र मोदी, वो बिहार आया हुआ था, मोतिहारी में उसकी सभा थी। और ये जो दिलीप जायसवाल है, ये मोदी के साथ मंच पर बैठा हुआ था। अब बताइए कि कोई खूनी, कोई फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ गया, तो कौन दरोगा जी की हिम्मत है उसको पकड़ने की? तो ये हालत है। ये जब सब हंगामा हुआ, तो दिलीप जायसवाल ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि 6 जुलाई से, विगत 6 जुलाई से मुझे बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, फल्ला फल्ला। मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने को पाक साफ बताया, जो बताना ही था। लेकिन 2-3 सवाल हैं दिलीप जायसवाल से, क्योंकि ये इल्जाम बहुत गंभीर है। किसी के खून का इल्जाम कोई मजाक नहीं है, और वो प्रशांत किशोर जैसे एक बड़े नेता ने लगाया है। यदि सच में आप पर गलत इल्जाम लगाया है, तो फिर दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस क्यों नहीं कर रहा है? कायदे से दिलीप जायसवाल को कानूनी नोटिस भेजकर प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिलीप जायसवाल घबराया हुआ, उसको लगता है कि कोर्ट में जाने पर मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, कोर्ट से मानहानि में तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे कोर्ट कहीं मुझी पर वारंट नहीं जारी कर दे मर्डर केस में। तो इस तरह दिलीप जायसवाल की ये कहानी है। और देखिए, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि पटना के ज्यादातर यूट्यूबर्स तो पैसे लेके खबरें दिखाते हैं, खबरें रोकते हैं, और अखबार वाले भी कुछ यही स्थिति में हैं। तो ये दिलीप जायसवाल इस तरह की इस खबर को कहीं चलने नहीं दे रहा है। ब्लैकआउट करवा दिया उसने, इस खबर को एक तरह से दबा दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिलीप जायसवाल की
गिरफ्तारी होनी चाहिए, खूनी कांड में भी और मेडिकल कॉलेज को कब्जाने के मामला में भी। ये भाजपाई लोग बड़े ऊंची ऊंची बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अभी अमृत काल चल रहा है, प्रखर राष्ट्रवाद, फलना चिल्ला। लेकिन सबसे ज्यादा गुंडे, मवाली, बेहया, बेशरम, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाते हैं। ये बात मैं शुरू से डंके की चोट पर कह रहा हूं। और बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में बड़े बड़े लुच्चे लफंगे जाते हैं और धुलकर बिल्कुल प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। और यदि भाजपाइयों की आप निंदा करेंगे तो सीधे आपको पाकिस्तान भेजने लगेंगे। दिलीप जायसवाल के बारे में एक और बात जोड़ दूं कि इसने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, बिहार बीजेपी चीफ के रूप में पिछले साल सुनील पांडे नाम के एक खूंखार क्रिमिनल को बीजेपी में शामिल किया। ये है सुनील पांडे, इसका बेटा विशाल प्रशांत तराड़ी से बीजेपी का एमएलए है, तराड़ी से भाजपा का विधायक है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है और आप जानते हैं कि ये प्रतिबंधित हथियार है AK-47। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई कोई जेल हो गया था। लेकिन सुनील पांडे रूलिंग पार्टी का नेता है, इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि इसका AK-47 छिनवा दे। और ये भी कहा जाता है कि दिलीप जायसवाल लोगों को धमकाता है तो सुनील पांडे के हाथों से ही मरवाने की धमकी देता है। तो ये बिहार में सुशासन चल रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।